प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा देखिए, समझिए। धातु रूप शब्द का मतलब होता है क्रिया शब्द होते हैं, वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से। निष्पन्न शब्द रूप मतलब क्रिया से जितने भी शब्द बनते हैं उनको धातुओं से निष्पन्न शब्द रूप बोलते हैं। निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। देखिए, उपसर्ग लगाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन भी हो जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ साथ एक जो ये श्लोक दे रखा है इसका अर्थ समझिए। उपसर्गेण धातुअर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहार वक्त। उपसर्ग से धातुओं के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। पहली लाइन का अर्थ ये है। दूसरा है जैसे हार शब्द के साथ प्र जुड़ा तो प्रहार, हार शब्द के साथ आ जुड़ा तो आहार, हार शब्द के साथ स जुड़ा तो संहार, हार शब्द के साथ वी जुड़ा तो विहार, हार शब्द के साथ परि जुड़ा तो परिहार। और इन सब शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रखी है, आप समझिए। देखिए, उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। जैसे हार शब्द का अर्थ माला होता है, परंतु जब उसमें हम प्र उपसर्ग लगाते हैं तो प्रहार शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है मारना। यहाँ देखिए, आप ये ऐसे समझाया हुआ मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग जब हार के साथ लगता है तो आहार बनता है, जिसका अर्थ होता है भोजन करना। इसी प्रकार हार शब्द के साथ जब सम उपसर्ग लगता है तो संहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द हार में वी जब लगता है तो विहार बन जाता है, जिसका मतलब होता है घूमना फिरना। और इसी प्रकार आप देखिए, इसी तरह से आप देख सकते हैं जो ये हार शब्द है इसके साथ यदि परि शब्द हम जोड़ें, ये परि उपसर्ग जो है हार शब्द के साथ जुड़ेगा तो परिहार बनेगा, जिसका अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और उपसर्गों का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात उनका स्वतंत्र अलग से किसी सेंटेंस में उपसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता है। वो या तो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं या किसी शब्द के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे, आपको स्वतंत्र रूप से कभी नजर नहीं आएंगे। अब जैसे हम पढ़ेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे। देखिए, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द निर्माण, मतलब उपसर्ग के प्रयोग से शब्द निर्माण करना। और फिर एक सेंटेंस आगे दिया हुआ है, उसको कैसे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्र उपसर्ग भवती धातु के साथ प्रभवती, प्रकर्ष के साथ प्रकर्ष, प्रयत्न के साथ प्रयत्न और प्रतिष्ठा के साथ प्रतिष्ठा। इसके पश्चात जैसे लिखा हुआ गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, भवती धातु है और प्र उपसर्ग है, तो प्रभवती का मतलब निकलती है, उत्पन्न होती है वहाँ से। फिर देखिए, परा उपसर्ग जो है वो जयते के साथ पराजयत और भवती के साथ लगता तो पराभवती। जैसे सैनिक शत्रुओं पराजयते, अर्थात सैनिक शत्रुओं को पराजित करता है। फिर अप उपसर्ग है, हरती के साथ लगा तो अपहरती और करोती के साथ लगा तो अपकरोती। जैसे चोर धनम अपहरती, चोर धन को ले जाता है, अपहरण कर लेता है। इसी तरह से सम धातु है, करोती के साथ लगा तो संस्करोती और गच्छति के साथ लगा तो संगच्छति। यहाँ ध्यान दीजिए, दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। व्यंजन संधि के तहत आएंगे आपके। व्यंजन संधि में एक म अनुस्वार संधि होती है, जिसके उदाहरण है ये कैसे म अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सेंटेंस आगे दे रखा है, देखिए इसका जो सेंटेंस अध्यापक छात्राम संस्करोति, अर्थात अध्यापक छात्र को संस्कारित करता है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, अनु उपसर्ग लगने से शब्द कैसे बनेंगे। अनु गच्छति धातु रूप है, गच्छति धातु है और अनु उपसर्ग है। तो देखिए, ये गच्छति वर्ब है और अनु लगा, इसी तरह से करोति वर्ब है और अनु उपसर्ग लगा, तो ये नए शब्द बने अनुकरोति और अनुगच्छति। सेंटेंस बना शिष्य गुरुम अनुगच्छति, अर्थात शिष्य गुरु के पीछे पीछे चलता है। अनुकरोति शब्द का मतलब होता है अनुकरण करना। और औ उपसर्ग लगने से अवगच्छति और अवतरति शब्द बने। जैसे रामः भवन्तम अवगच्छति या अवजानाति, राम आपको जानता है या आपको समझता है। फिर है निर शब्द लगने से, निर उपसर्ग लगने से निर्गच्छति और निराकरोति। तो करोति और गच्छति के साथ निर उपसर्ग लगने से निर्गच्छति और निराकरोति।
जब उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो संधि के नियम का भी पालन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्राचार्य कार्यालयात निर्गच्छति, प्राचार्य कार्यालय से निकलता है या निकलते हैं। फिर निस शब्द से बनने वाले, निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द के निस्दन कारणम निष्कारणम, निस्दन सरति निस्सरति, सर्प बिलाद निसरती, सर्प बिल से निकलता है, बिलाद मतलब बिल से, पंचमी विभक्ति एक वचन। फिर दुष् उपसर्ग के प्रयोग से जो शब्द बन रहे हुए हैं, दुष् प्लस त्याज्य बराबर दुष्त्याज्य। यह ध्यान दीजिए, आपको सब धातु रूप अलग करके पढ़ना है और इसको अलग, जिससे आपका उच्चारण अच्छे से हो जाए। फिर जैसे देखिए प्रयोजनम शब्द है, दुष् लगा तो दुष्प्रयोजनम बन गया। इसी तरह से आप देखिए स्वभाव दुष्त्याज्य है भवती, स्वभाव दुष्त्याज्य होता है, अर्थात स्वभाव को छोड़ना मुश्किल होता है। फिर इसके पश्चात दुर शब्द बोध्य के साथ लगा, यहाँ देखिए बोध्य शब्द है, दुर लगा तो दुर्बोध्य, लब के साथ लगा तो दुर्लभ। अयम गूढ़ विषय है दुर्बोध्य अस्ति, यह कठिन विषय है अर्थात गूढ़ विषय जो है, रहस्यमय विषय है, दुर्बोध्य अर्थात मुश्किल से समझ में आने वाला है, मुश्किल से समझ में आने वाला विषय है, ये इतना कठिन विषय, गूढ़ विषय है। फिर इसके 11वां उपसर्ग देखिए, विजयते के साथ लगा तो विजयते बन गया, हरति के साथ लगा तो विहरति बन गया। सेंटेंस देखिए इसका, धर्म सदा विजयते, धर्म की सदा विजय होती है। फिर आंग उपसर्ग जो है, आंग उपसर्ग से आकंठम आ और आजीवनम, आंग का अंग हट जाता है, आ से देता है, तो आकंठम जलम पीतम, ये सेंटेंस है इसका। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है अधि उपसर्ग जो है, अधि उपसर्ग लगने से राजते के साथ अधि लगा तो अधिराजते बना और अधि सेते बना। विद्वान सर्वत्र अधिराजते, अर्थात विद्वान सभी जगह राज करते हैं, शासन करते हैं, अर्थात उनका सम्मान होता है। फिर अति उपसर्ग लगने से देखिए जो शब्द बने हैं वो इस तरह से है, वाद के साथ अति लगा तो अतिवाद बन गया, आचार के साथ अति लगा तो अत्याचार बन गया। अत्याचार का मतलब होता है बुरा आचरण करना किसी के प्रति। अतिवादो न कर्तव्य है, अर्थात अतिवाद नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। फिर इसके पश्चात देखिए सुपुत्रेण सुशोभते, ये सु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, ध्यान दीजिए इनको। आप शब्द को अलग पढ़ेंगे और उपसर्ग को अलग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। शोभते सुशोभते, पुत्रेण सुपुत्रेण, तो उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते, उद्यान में फूल है वो अच्छे लगते हैं। फिर नेक्स्ट उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखिए, उत प्लस गयते उड्डयते, उत प्लस पतंती उत प्लस पतितः उत्पतितः, अक्षिण आकाशे उड्डयन्ते, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। फिर अभि उपसर्ग से बनने में अभि गच्छति, गच्छति धातु के साथ अभि लगा अभि गच्छति, आगत के साथ अभि लगा तो अभ्यागत बन गया, आगत मतलब आया हुआ, अभ्यागत सर्वे सदा, ये देखिए पूजनीय, अभ्यागत हमेशा सभी जगह पूजनीय होते हैं, हमेशा पूजनीय होते हैं सभी अभ्यागत, अभ्यागत मतलब मेहमान लोग। फिर है प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द है प्रतिधन उपकार, प्रति और उपकार, प्रति और अवदत्त, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, जन संधि के तहत आते हैं, प्रतिधन उपकार और प्रतिधन अवदत्त। पुत्री मातरम प्रति अवदत्त, पुत्री माता के प्रति कुछ बोलती है, कुछ कहती है माता को। फिर उसके पश्चात परि उपसर्ग लगने से परित्यजामी परिवर्तनम, तो यहाँ जो शब्द बने हैं त्यजामी से परि लगा है और वर्तनम के साथ परि लगा है, तो ये नए शब्द बने हैं परित्यजामी और परिवर्तनम। अहम दुष्टम परित्यजामी, अर्थात मैं दुष्ट को छोड़ता हूँ। फिर उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द उपगच्छति और उपहारति। शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, शिष्य अध्ययन करने के लिए गुरु के पास जाता है, यहाँ जो उपगच्छति शब्द है उसका मतलब पास में जाना। फिर है अपि, अपि से बनने वाले शब्द देखिए, अपि प्लस ददाती अपि ददाती, द्वार बालम द्वारम अपि ददाती, यहाँ अपि ददाती मतलब बंद करना होता है। तो इस तरह से शब्द बने हैं। यहाँ पे ये जो अंडररूट का चिन्ह है ये सिंबल है वर्ब का, जैसे गम धातु रूप अर्थात गम क्रिया शब्द है, उसके साथ आ लगा है तो आगम बन गया, जिसका मतलब होता है आना। यहाँ से शब्द बनेगा आगम, आगम या अगच, तो इसका अर्थ होता है जाना, सॉरी आना। और उपगम, उपगम भी मतलब पास जाना, अनुगम पीछे जाना, अवगम समझना। तो ये जो शब्द है ना, ये रूट वाले शब्द, रूट का मतलब होता है वर्ब वाले सिंबल, ये वर्ब का सिंबल, क्रिया रूप, वर्ब यानी क्रिया या धातु रूप, क्रिया कहो, वर्ब कहो, धातु कहो,
सब एक ही चीज़ है। तो ये सारे के सारे शब्द है वो वर्ब्स, इनके साथ ये उपसर्ग लगे तो ये नए इनका ये मीनिंग बन गया है। और बनने वाले शब्द इस तरह से बनेंगे जैसे आगम या आगम्य, उपगम या उपगम्य, इस तरह से शब्द बनेंगे। अनुगम्य, ये नए शब्द बनेंगे इस तरह से। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है तब धातु के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ दिया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज़? इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी धातु के साथ उपसर्ग का प्रयोग करना है तो पहले धातु को उस लकार के अनुसार बदलना है, फिर उस धातु के साथ वो प्रत्यय जोड़ देना। किस नियम के तहत? संधि के अनुसार। अर्थात संधि के अनुसार धातु और प्रत्यय में कोई परिवर्तन आएगा तो परिवर्तन करना है, नहीं तो नहीं करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे समझाया हुआ है गम धातु के साथ कैसे कैसे मतलब उपसर्ग जोड़ते हैं। देखिए जैसे गम धातु का लट लकार में गच्छति बना और अनु लग गया तो अनुगच्छति हो गया, कोई चेंज नहीं। इसी तरह से गम धातु का भविष्य काल में गमिष्यति बना और अनु उपसर्ग लगने से अनुगमिष्यति बन गया, मतलब कोई चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पे संधि नियम के अनुसार कोई बदलाव आएगा ही नहीं। ऐसा लेकिन वही गच्छत है पास्ट टेंस में बन गया और अनु लगाया आपने तो अनु प्लस अगच्छत बना, अनु प्लस अगच्छत। अब आपको पता है कि ऊ के बाद जब अ आता है, ऊ के बाद जब अ या आ आता है तो यण संधि जाती है, उसमें वो व बन जाता है। तो ये संधि का नियम भी लागू हो गया यहाँ पे संधि का नियम इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि व्यंजन संधि के रूप है, इसमें कोई चेंज होता नहीं है। और यहाँ पे संधि इसलिए लागू हो रही है क्योंकि स्वर संधि दोनों तरफ स्वर है तो ये यण संधि के तहत चेंज हो गया। तो जहाँ चेंज होता है वहाँ चेंज करना है आपको, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान ये रखना धातु रूप किस टेंस में उसके हिसाब से धातु को तो लिखते जाना। सेम किसी भी टेंस में धातु है वो उसको लिखते जाना, फिर उसको उपसर्ग जोड़ते समय कोई संधि में चेंज होता है तो करना। तो ये देखो लिखा हुआ है, ये जो चिन्ह है वो धातु का संकेतक है अर्थात वर्ब का संकेतक है, वर्ब का सिंबल है। संकेतक मतलब सिंबल, ठीक है। तो यहाँ अंडरूट गम का मतलब है गम धातु। अब यहाँ पे ये मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको आपको करके बताना है, इसमें से उपसर्ग अलग करना है, धातु अलग करना है। ये आपके प्रैक्टिस वर्क करेगा। तो आज का ये होमवर्क इतना ही, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले पीरियड में फिर हम देखेंगे आगे क्या पढ़ेंगे, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन, हैव अ नाइस डे।